हेलो बच्चों बच्चों आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बाद जे थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। बच्चों हुआ क्या कि जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने कर दी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने कर दी, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को थोड़ा सा भी समय लग गया। और उसी बीच जे थॉमसन ने क्या कर दिया, अप्रॉक्स 1898 के लगभग इसी बीच में जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दे दिया एटम का कि हमारा जो एटम रहता है वो इस प्रकार से रहेगा। तो चलिए आइए हेडिंग लगाते हैं, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन ने क्या बताया बच्चों अपने मॉडल, जो भी उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया अपना, उन्होंने ये बता दिया कि एटम में जो प्रोटॉन रहता है वो स्प्रेड रहता है पूरी तरह से, और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उसमें एम्बेडेड रहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने तरबूज देखा हुआ है, यानी वाटरमेलन। वाटरमेलन में क्या होता है बच्चों, जो रेड वाला पार्ट होता है वो प्रोटॉन को बताता है, और जो उसके बीज रहते हैं काले काले वो इलेक्ट्रॉन को बताता है। बीज क्या रहते हैं, उसमें धसे हुए रहते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी जो है उस तरबूज के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। यही हमारा जो होता है जे थॉमसन ने बताया था। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये एक प्रकार से ये तरबूज है, इसको आपको सपोज कर लेना है, और इस तरबूज में ये पूरा रेड कलर पड़ा हुआ है। ठीक, ये जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है उसको आपको भी रेड सपोज करके चलना है। और इस रेड में जो है इलेक्ट्रॉन जो है बीच बीच में धसे हुए हैं, जैसे कि हमारे सीड्स यानी बीज जो होता है तरबूज में देखने को मिलता है। ये पूरा रेड वाला पार्ट को इन्होंने क्या कह दिया, पॉजिटिव चार्ज कह दिया, और ये जो काले वाले पार्ट आपको दिख रहे हैं, बीज आपको दिख रहे हैं, ये निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन का नाम इन्होंने इसको दे दिया। ये हमारा प्रोटॉन, यानी इनके मॉडल में ये कहा गया कि प्रोटॉन पूरी तरह से एटम में फैला हुआ है और बीच बीच में उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है धसे हुए हैं। इसी को हम कहते हैं वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। और इसके साथ साथ इसी को दूसरा नाम दिया गया है प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। अब प्लम पुडिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, प्लम पुडिंग का मतलब होता है खीर। खीर में जो हमारा मिल्क वाला भाग रहता है वो प्रोटॉन है, क्योंकि वो अधिक रहता है, अधिक मात्रा में क्या रहता है, दूध रहता है, मिल्क रहता है, तो वो हमारा क्या है, प्रोटॉन है। और उसमें जो हमारी किशमिश डाली जाती, चावल डाले जाते हैं, उसे भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यही है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये जो मॉडल है बच्चों जे थॉमसन का, इन्होंने अज्यूम किया था, कोई इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, केवल ऐसा ये सोच लिए थे और अपने सोच के आधार पर इन्होंने ऐसा बता दिया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। हाँ, बात की बात है कि इनका मॉडल फिर बाद में फेल कर गया था, क्योंकि इसके बाद रदरफोर्ड साइंटिस्ट आएंगे और वो अपना मॉडल ऑफ एटम बताएंगे। उनका टोटली एक्सपेरिमेंट बेस्ड था, इन्होंने केवल ये अज्यूम कर लिया था। इन्होंने ये भी बता दिया था, अज्यूम कर लिया था। तो इस तरह से हमारा जो होता है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो होता है, यहां पे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम यहां पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल यही बताना है आपको कि जे थॉमसन का मॉडल को हम क्या कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसमें हम इसमें अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जे थॉमसन ने क्या बताया है कि हमारा जो प्रोटॉन रहता है वो एटम के अंदर पूरी तरह से स्प्रेड रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें धसे रहते हैं। जैसे कि हम तरबूज में देखते हैं, तरबूज में रेड वाला पार्ट जो होता है हमारा प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके बीज हो जाएंगे। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल का उदाहरण दिया प्लम पुडिंग का, यानी खीर का। खीर में इन्होंने बता दिया कि मिल्क जो है वो प्रोटॉन का पार्ट है, और उसमें जो किशमिश या राइस पड़ी हुई है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब अगली हेडिंग डालते हैं हम लोग, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो हेडिंग लगाइए आप सब, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड बच्चों
बहुत रिच पर्सन थे, इनकी एक कंपनी थी जो कि अल्फा पार्टिकल्स पे एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। हेडिंग लगाइए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इस पे स्टडी कौन कर रहा था? रदरफोर्ड कर रहे थे। रदरफोर्ड अकेले नहीं कर रहे थे बच्चों, इनके साथ जो है और भी इनके जो है साइंटिस्ट कलीग्स थे जो कि इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि इनकी स्टडी तो पहले से अल्फा पार्टिकल पे चल रही थी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अल्फा पार्टिकल बच्चों होता क्या है। अल्फा पार्टिकल बहुत ही हैवी पार्टिकल होता है जिसका मास जो होता है 4 AMU का होता है और इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तभी तो इसका मास जो होता है कितना हो जाएगा 4 AMU। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और ये जस्ट जो होता है अल्फा पार्टिकल्स की तो हीलियम गैस जो होती है उसको भी माना जाता है 2He4। अल्फा पार्टिकल्स जस्ट जो है हमारे हीलियम के जैसा होता है क्योंकि इसमें भी जो होता है इसका एटॉमिक मास 4 होता है और इसमें भी 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। पार्टिकल्स हमारा सिमिलर हो गया किसके? हीलियम के। चलिए हो गया। देखते हैं हम जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बच्चों रदरफोर्ड ने ये फाइंड किया कि जब किसी अल्फा पार्टिकल्स को किसी सबस्टेंस से पास कराया जाता है तो वो अल्फा पार्टिकल्स क्या करता है, उस सबस्टेंस के पूरा उस सबस्टेंस को चीरता हुआ आर पार कर जाता है। तो ये बहुत बड़ी ही सक्सेस यहाँ पे मिली यहाँ पे इनको, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जे थॉमसन ने अपने मॉडल ऑफ एटम में क्या बताया कि प्रोटॉन जो रहता है पूरी तरह से एटम में स्प्रेड रहता है। अब देखिए अगर प्रोटॉन स्प्रेड रहता पूरी तरह से तो क्या अल्फा पार्टिकल्स किसी भी सबस्टेंस को आर पार करके निकल जाता? कभी नहीं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। बच्चों देखिए अल्फा का जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा जो है निगेटिव चार्ज का रहता है और गामा जो है वो न्यूट्रल रहता है। ये 3 रेज हमारे किसी भी रेडियन से निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें से ये 3 पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा का नेगेटिव होता है और गामा हमारा न्यूट्रल होता है। तो इन्होंने क्या फाइंड किया? इन्होंने ये देखा देखिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या फाइंड किया। ये हमारा एक लेड का बॉक्स है और यहां पे हमने कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है जिससे क्या निकलती हैं? अल्फा पार्टिकल्स निकलती हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स जा करके कोई भी सबस्टेंस, मान लीजिए कि गोल्ड फॉयल है, यहाँ पे गोल्ड फॉयल पे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो इसलिए गोल्ड फॉयल ही लेना पड़ेगा। यहां से टकराती हैं और टकराने के बाद ये सीधे आर पार हो जाती हैं। अब ये कैसे पता चला? तो यहाँ पे चारों तरफ इन्होंने जिंक सल्फाइड की एक यू शेप्ड की जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा के रखी थी, कुछ इस तरह से। ये स्क्रीन ऐसी होती है बच्चों, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। ये स्क्रीन ऐसी होती है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल जब यहां पे जाता है तो यहां पे अपना स्पॉट बना लेता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो होता है ये अपना स्पॉट बना लेता है। अब अगर यहाँ पे कोई भी चीज स्पॉट बना रही है तो ये अल्फा पार्टिकल्स आ रही है, तो अल्फा पार्टिकल के अलावा और कोई चीज नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल्स इस सबस्टेंस में टकराने के बाद इसको चीरती हुई आर पार कर जा रही है। तो अगर प्रोटॉन अगर इस सबस्टेंस में पूरी तरह से स्प्रेड रहता और अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिव है, प्रोटॉन भी हमारा पॉजिटिव है, तो इससे टकराने के बाद ये रिपेल कर जाता, पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये क्या हुआ, इसको चीर करके आर पार करके निकल गया। तो इसका मतलब यहाँ पे, चलिए आइए हम देख लेते हैं
इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन फाइंड की थी। पहली ऑब्जर्वेशन थी इनकी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कितनी होगी, 99.9%। देख लीजिएगा 99.9%, यानी 0.1% ही जो है अल्फा पार्टिकल्स आर पार नहीं हो रही, लेकिन उसमें से 99.9% जो होता है उसको आर पार करते। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes through substance undeviated, यानी डेविएशन उसमें नहीं हुआ। दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या फाइंड किया, ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या फाइंड किया, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये फाइंड करते हैं कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स deviated with a small angle, और थर्ड पॉइंट फाइंड किया इन्होंने, approx 1 of 20,000 alpha particle, approx 1 of 20,000 alpha particles returned back with 180 degree angle। तो देखिए पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या फाइंड किया कि जब अल्फा पार्टिकल किसी भी सबस्टेंस से टकराता है तो वो उसको चीरते हुए आर पार कर जाता है। दूसरा इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस सबस्टेंस से टकराने के बाद कुछ एंगल बना करके जाते हैं, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है इस तरह से। तीसरा इन्होंने देखा कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से केवल एक अल्फा पार्टिकल्स क्या करता है, यहां जाता है और इससे जो है टकराने के बाद डायरेक्ट कम बैक आ जाता है 180 डिग्री पे। सॉरी 360 डिग्री एंगल। तो ये जो है टकराने के बाद 360 डिग्री एंगल पर वापस आ जाता है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन जो होती हैं रदरफोर्ड के साथ जो भी साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, इनके कलीग्स थे, ये इन्होंने फाइंड किया जब वो अल्फा पार्टिकल पर स्टडी कर रहे थे। और ये तीनों ही ऑब्जर्वेशन जा करके अपने रदरफोर्ड साइंटिस्ट को जाकर के बताते, क्योंकि रदरफोर्ड के नीचे सब काम करने वाले थे। तो जब भी कोई ऐसी चीज उन्हें फाइंड होती थी तो वो जाकर के डायरेक्ट अपने ऊपर वाले यानी रदरफोर्ड को जाकर के बता देते थे। तो उन्होंने बताया कि साहब जब हम अल्फा पार्टिकल्स को क्या बताया उन्होंने ये बताया कि साहब जब हम अल्फा पार्टिकल्स को किसी भी सबस्टेंस से टकराते हैं तो डायरेक्ट आर पार कर जा रही है। ये तीनों ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया। कुछ जो है कुछ एंगल बना करके जा रही है और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है डायरेक्ट रिटर्न बैक आ जा रही है। तो फिर इनका ध्यान इस पे गया कि आखिर में जे थॉमसन साहब ने तो ये बताया था कि हमारा प्रोटॉन पूरी तरह से एटम में स्प्रेड रहता है। अगर एटम में प्रोटॉन पूरी तरह से स्प्रेड रहता है यानी फैला रहता तो आर पार न करती अल्फा पार्टिकल्स। यही कंक्लूजन अब इस ऑब्जर्वेशन से निकलने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले ऑब्जर्वेशन का क्या हमारा कंक्लूजन निकलता है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल्स पास कर रही है यानी प्रोटॉन पूरी तरह से एटम में स्प्रेड नहीं रहता है। उसमें क्या है, एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। क्या है, खाली जगह है। भाई मान लीजिए ये हमारा एटम है इस तरह से, अगर इसमें प्रोटॉन पूरी तरह से स्प्रेड रहता तो कोई भी अल्फा पार्टिकल्स यहां जाता और यहां जाने के बाद इधर टकरा के इधर चला, इसकी रेस जाती इधर जाती। भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज का है और ये भी पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये टकराने के बाद रिपेल कर जाती। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन पूरी तरह से इसमें स्प्रेड फैला नहीं रहता है, बल्कि प्रोटॉन किसी छोटी सी जगह में रहता है। तभी तो यहां से जब हमारी ये अल्फा रेज आई होंगी
तो ये ऐसे करके पूरा आर पार करो, हो गई होंगी इस तरह से। ये जो है हमारा पहला ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन निकलता है कि अल्फा पार्टिकल्स अगर पूरी तरह से आर पार कर जा रही हैं तो इसका मतलब एटम में प्रोटॉन एक छोटी सी जगह पे सेंटर पे कहीं पाया जा रहा है और अल्फा पार्टिकल्स पार कर जा रहे हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड विद सम स्मॉल एंगल्स। ये हमारा ये बताता है कि प्रोटॉन जो है सेंटर में पाया जा रहा है। प्रोटॉन फाइंड इन द सेंटर। भाई पहले ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि कोई भी अल्फा पार्टिकल जब जा रही है तो उसको चीरते हुए निकल रही है, यानी एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, प्रोटॉन पूरी तरह से स्प्रेड नहीं है। दूसरा पॉइंट हमको ये बता रहा है कि अगर कोई अल्फा पार्टिकल्स जा करके यहां टकरा करके कुछ एंगल में जाके डेविएट हो रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो सेंटर में जो होता है पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है, तभी तो उससे टकराने के बाद वो स्मॉल एंगल बना करके दूसरी तरफ जा रहा है। तीसरा क्या पॉइंट है कि अप्रॉक्स 1 ऑफ द 20,000 यानी 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में केवल एक जो है टकराने के बाद रिटर्न बैक हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि कोई हैवी पार्टिकल सेंटर पे है, कोई हैवी पार्टिकल जो होता है सेंटर पे है, हैवी पार्टिकल सेंटर पे है। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए अगर आप साइकिल से जा रहे हैं और अगर आप साइकिल सामने से आ रही है, उससे अगर आप टकराएंगे तो क्या होगा, वहीं पे गिर जाएंगे। पर अगर ट्रक सामने से आ रहा है और आप साइकिल से जा रहे हैं तो उससे टकराने के बाद आप कुछ दूर पे रिटर्न बैक आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हैवी है आपसे। कोई भी हैवी चीज अगर आपसे टकराएगी, अगर उसका मास हैवी है तो आप जो है रिटर्न बैक आएंगे। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन हमको ये बता रहा है कि हैवी पार्टिकल पाया जा रहा है। अब हैवी पार्टिकल देखिए बच्चों, यहाँ पे न्यूट्रॉन की ओर संकेत है। किसकी ओर संकेत है कि कुछ न कुछ प्रोटॉन के अलावा भी जो है सेंटर में कुछ न कुछ और एक्स्ट्रा पाया जा रहा है। तभी तो प्रोटॉन, या मान लीजिए अभी न्यूट्रॉन आया नहीं है लेकिन आप तो जान रहे हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के उसका मास जो है हैवी हो जा रहा है, जिसके चलते वो रिटर्न बैक आ रहे हैं। तो ये तीनों ही ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन यहाँ पे आ गए कि अगर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास कर रही है, इसका मतलब उसमें एम्प्टी स्पेस है, प्रोटॉन पूरी तरह से स्प्रेड नहीं है, और इस तरह से जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। दूसरा बता रहा है कुछ डेविएशन के साथ हमारा अल्फा पार्टिकल जा रही है, यानी सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन सेंटर में पाया जा रहा है। तीसरा ये बताता है कि वो प्रोटॉन जो है बच्चों वो हैवी है, हमारे इस अल्फा पार्टिकल से क्या है वो हैवी है। अब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मास सेम है, लेकिन प्रोटॉन के अलावा सेंटर में और भी कुछ पाया जा रहा है, इसके चलते ये जो है रिटर्न बैक आ रही है। तो यही हमारा, और इसी को जो होता है रदरफोर्ड ने अपने मॉडल ऑफ एटम में दिया हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने कंक्लूजन में ये तीन चीज पाई, और साथ ही साथ रदरफोर्ड ने ये बताया कि सेंटर में जो है जो प्रोटॉन पाया जा रहा है वो न्यूक्लियस है। देखिए उन्होंने न्यूक्लियस का नाम क्यों दिया, न्यूक्लियस का नाम इसलिए दे दिया बच्चों क्योंकि उनको कंफ्यूजन था। देखिए प्रोटॉन की तो डिस्कवरी पहले ही हो गई थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने की थी। तो अगर केवल प्रोटॉन रहता तो भी तो ये कह सकते थे कि बीच में प्रोटॉन है, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियस कहा, सेंटर कहा। सेंटर में जो है न्यूक्लियस है, क्योंकि उसमें उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी सबस्टेंस है बच्चों। ये जो है रदरफोर्ड ने बताया। तो अगर इसको हम कह दें कि इसी को हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। यही रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कहलाता है और यही न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहलाता है। ये हो गया हमारा रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम। अब चलिए देखिए कि रदरफोर्ड ने क्या क्या चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया। ये सारी चीजें तो ऑब्जर्वेशन भी इन्होंने फाइंड की और इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा इन्होंने कंक्लूजन निकाला। रदरफोर्ड ने सबसे पहला फाइंड किया कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। दूसरी चीज इन्होंने ये बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। क्या करता है? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए जे थॉमसन ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। अब जरा ये बताइए कि कोई भी साइंटिस्ट बच्चों
इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये कैसे बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर उसके घूम रहा है। जरा सोचिए, आपको सोचना चाहिए सारी चीजें कि आखिर में अभी हमने अल्फा पार्टिकल के ऑब्जर्वेशन में ऐसी चीजें तो नहीं फाइंड की, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तभी हमने ये कैसे बता दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। देखिए बच्चों, इसमें इन्होंने कुछ ऐसा लॉजिक लगाया कि ये हमारा एटम है, बीच में हमारा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस तरह से, अगर इलेक्ट्रॉन जैसा कि जे थॉमसन ने बताया कि धंसे हुए हैं यहां पे, तो अब क्या होगा, ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं भाई, प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन भी। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो एक थ्योरी कहती है बच्चों कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल रहते हैं, जब भी दो चार्ज पार्टिकल, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल आपस में रहते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दो चार्ज पार्टिकल जब आपस में एक दूसरे से किसी दूरी पे, यानी मान लीजिए रेडियस है उसका आर दूरी पे रहते हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स रहता है। क्या रहता है? ये फोर्स डेवलप होता है। जब भी दो चार्ज पार्टिकल में फोर्स डेवलप होगा बच्चों, तो क्या होगा, ये इस फोर्स के चलते ये इलेक्ट्रॉन जो होता है खींच करके इधर चला आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? आप देखिए, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, हालांकि प्रोटॉन भी हो सकता है। आपके माइंड में सारी बातें आनी चाहिए कि क्यों सर इलेक्ट्रॉन क्यों जो है उसकी तरफ खींचेगा, प्रोटॉन क्यों नहीं खींचेगा। तो बच्चों उसका रीजन है कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा हैवी होता है। तो जो हैवी रहेगा वो आपको खींच लेगा। भाई अगर आपसे कोई तगड़ा आदमी आपको मिल जाए तो क्या करेगा, वो आपको अपनी तरफ खींच लेगा। क्या आप उसको खींच सकते? नहीं। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन की अपेक्षा कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से खींच जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलाएगा तो क्या हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो उन्होंने बताया था जे थॉमसन ने कि इलेक्ट्रॉन जो धंसे रहते हैं, तो वो भी थ्योरी यहाँ पे उनकी फेल हो जाती है। इन्होंने क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब वो कैसे आया देखिए, उन्होंने बताया कि दो चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको रिवॉल्व करने में यूज, इसको क्या करता है, रिवॉल्व करने में, यानी इसको घूमने में यूज कर लेता है। फोर्स तो है इन दोनों के बीच में, अगर वो फोर्स रिवॉल्व करने में यूज नहीं करेगा बच्चों तो वो गिर जाएगा इसमें। इसीलिए ये फोर्स, ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इस फोर्स को, जो कि उनके बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको जो है ये सर्कुलर मोशन में यानी घूमने में इस्तेमाल कर लेता है। जैसे कि सोलर सिस्टम आप देखते हैं, सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन है, हमारा अर्थ है, अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सन और अर्थ के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ जो है इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बच्चों रोटेट करने में यूटिलाइज कर लेती है, इसीलिए अर्थ इसमें गिरता, इसीलिए अर्थ जो है सन में गिरता नहीं तो अर्थ भी जो है सन में गिर जाएगा। वो उसको घूमने में इस्तेमाल कर लेती है। जैसे कि आप क्या करिए, एक धागा लीजिए, धागे में पत्थर बांधिए और उसको आप जोर जोर घुमाइए। आप उसको अपनी तरफ तो खींच रहे हैं, लेकिन वो पत्थर क्या आपकी तरफ गिरता है? नहीं गिरता है। वो गिरेगा तब जब उसको आप मतलब बिल्कुल घुमाएंगे नहीं, छोड़ देंगे। तो उस फोर्स को या तो इलेक्ट्रॉन या फिर हमारा अर्थ घूमने में इस्तेमाल कर ले रहा है। जब घूमने में इस्तेमाल कर ले रहा है तो ये जो फोर्स है चार्ज पार्टिकल के बीच में, ये इसको यूटिलाइज कर दे रहा है किसमें, सर्कुलर में, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन इसमें गिरेगा नहीं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर देगा। और इसी को हम कहते हैं FC। FC का मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जो कि अंदर की तरफ खींचेगा लेकिन ये इसको रिवॉल्व करने में भी मदद करेगा। यही होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो अब जरा ये बताइए कि जब ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रॉन इसको जो है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में यूटिलाइज कर ले रहा है, तो Fe बराबर Fc हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे कि सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करता है किसमें, सर्कुलर करने में। इसी तरह से इसी कंसेप्ट को इन्होंने लिया और इसको जो है इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई कर दिया। तो ये चीजें जो होता है रदरफोर्ड ने बताई। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टैटिक नहीं रहता, एम्बेडेड नहीं रहता, बल्कि क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। इसी के साथ साथ बच्चों न्यूक्लियस का साइज भी इन्होंने डिटरमाइन कर लिया और ये बता दिया था कि अगर हमारा एटम जो है 10⁻⁻15 में है तो हमारा न्यूक्लियस अगर हमारा एटम 10⁻⁻10 है तो हमारा न्यूक्लियस 10⁻⁻15 होगा और ये होगा एंगस्ट्रॉम में। किसमें होगा, एंगस्ट्रॉम। तो अब जरा देखिए न्यूक्लियस का साइज इन्होंने क्या बता दिया, 10⁻⁻15, और एटम का साइज क्या बता दिया इन्होंने, 10⁻⁻10। तो अब ये बताइए कितना गुना जो है हमारा न्यूक्लियस छोटा हो गया, 5 गुना। 5 गुना का मतलब क्या हो गया, 10⁻5। 10⁻5 का मतलब क्या हो गया, 1 लाख। 1 लाख यानी न्यूक्लियस जो है 1 लाख गुना जो है एटम से छोटा होगा। एनसीईआरटी में बच्चों इसका एक एग्जांपल भी दे रखा हुआ है कि मान लीजिए न्यूक्लियस हमारा अगर क्रिकेट की बॉल है, किसकी बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, तो हमारा जो ग्राउंड है वो क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। और ग्राउंड की साइज कितनी होनी चाहिए, 10⁻5। यानी देखिए मान लीजिए यहाँ पे सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है तो इससे 10⁻5 की दूरी पे हमारा ग्राउंड रहेगा। अब जरा ज्यूम करिए कि 10⁻5 यानी 1 लाख। मान लीजिए अगर 1 किलोमीटर में हमारा न्यूक्लियस है, 1 किलोमीटर में अगर हमारा न्यूक्लियस है तो उसके चारों ओर 1 लाख किलोमीटर में हमारा एटम फैला रहेगा। इतना छोटा है हमारा न्यूक्लियस। तो ये होगी सारी बातें हमारी रदरफोर्ड के बारे में कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल ऑफ एटम में क्या बताया। लेकिन बच्चों ये मॉडल भी फेल कर जाता है, ये मॉडल भी क्या कर जाता है, फेल कर जाता है, क्योंकि कुछ चीजें इन्होंने भी नहीं बताई थी। अब क्या है वो चीज, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा फेल्यूर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। हेडिंग लगाइएगा फेल्यूर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। देखिए रदरफोर्ड का मॉडल जो होता है क्यों फेल कर गया, उसके पीछे कुछ रीजन था। सबसे पहला कारण था मैक्सवेल की थ्योरी। मैक्सवेल बच्चों एक साइंटिस्ट थे और मैक्सवेल ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया था। मैक्सवेल ने क्या बताया हुआ अपनी थ्योरी में कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, रिवॉल्व करता है किसी के तरफ, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करता है, इन्होंने क्या बताया था रदरफोर्ड ने कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करता है। मैक्सवेल बहुत पहले थ्योरी दे चुके थे कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करता है तो एमिट करेगा रेडिएशन। क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। रेडिएशन मतलब एनर्जी को एमिट करेगा। अब जरा ये बताइए कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एनर्जी रिलीज कर रहा है ट्रैवल करते समय, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एक समय में बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन इसमें कोलैप्स कर जाएगा और हमारा एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी को रदरफोर्ड प्रूफ नहीं कर पाए कि रिवॉल्व तो कर रहा है ठीक है, लेकिन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो मैक्सवेल ने ये बताया हुआ कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है या ट्रैवल करता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है और जब किसी भी चार्ज पार्टिकल से एनर्जी निकलेगी तो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। भाई इसकी एनर्जी जब कम हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे ऐसे करके इसमें घुस जाएगा अंदर, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो है ये बता नहीं पाए। दूसरा फेल्योर था इनका कि he could not explain क्या नहीं बता पाए, लाइन स्पेक्ट्रम। ये लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है।
देखिए स्पेक्ट्रम तो आप सभी जानते होंगे कि जब किसी भी सबस्टेंस से व्हाइट लाइट पास की जाती है, जैसे कि प्रिज्म रखा हुआ है, इसमें से व्हाइट लाइट जब आप पास करोगे तो ये किस किस कलर में, VIBGYO, इस तरह से 7 रंग में जो होता है ये व्हाइट लाइट हमारी क्या होगी, स्प्रेड फैल जाती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक। लेकिन हुआ यूं कि हाइड्रोजन कोई वेसल है, उसमें हमने हाइड्रोजन की गैस लिया, कोई भी गैस लिया, जब उसमें से हम व्हाइट लाइट पास कराते हैं बच्चों, तो जब व्हाइट लाइट पास कराइए तो ये सातों कलर आपको मिलने चाहिए, लेकिन इन 7 कलर में से कुछ कलर गायब हो गए थे। क्या हो गए थे? गायब हो गए थे। तो क्यों गायब हो गए थे भाई? देखिए जैसे इन्होंने ये बताया कि एटम में जो है, एटम के बारे में इन्होंने सारी चीजें बताई, तो एटम से जब हम कोई भी व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं तो आखिर में हमको लाइन स्पेक्ट्रम क्यों फाइंड हो रहा है? इसी को हम बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये सारी चीजें बच्चों जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम बताऊंगा आपको तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी केवल आप इतना जान लीजिए कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट।